दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ साल 2014 का चुनाव टीवी पर लड़ा गया चुनाव था। एक्चुअली में वो आखिरी चुनाव था जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने, राजनीतिक दलों ने टेलीविजन का इस्तेमाल किया था। 2019 का चुनाव सोशल मीडिया में लड़ा हुआ चुनाव था और 2024 का चुनाव यूट्यूब में लड़ा हुआ चुनाव था। जी हाँ, यूट्यूबर्स ने दोस्तों इस चुनाव में बहुत ही बड़ी भूमिका अख्तियार की है। मोदी जी एक चैनल को 3-3 इंटरव्यू देते रह गए और पूरा का पूरा जो विपक्ष की आवाज थी उसको उठाने का और चुनाव के दौरान जिस तरह से चुनाव बदल रहा है उस सच को जनता तक पहुंचाने का काम यूट्यूबर्स ने किया। सवाल ये कि क्या यूट्यूबर्स की ये आवाज अब सरकार को परेशान कर रही है? ये बात अब केवल हवाई नहीं रह गई दोस्तों। आज सुबह से तमाम अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स में ये खबर चल रही है कि आने वाले सत्र में सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि यूट्यूब को रेगुलेट किया जा सके। सवाल ये कि यूट्यूब की बुलंद आवाजें, चाहे वो ध्रुव राठी हो, रवीश कुमार हो या तमाम वो आजाद पत्रकारिता करने वाले वो चेहरे जो कभी टीवी के चेहरे हुआ करते थे, उसके बाद वो टेलीविजन छोड़कर यूट्यूब में आए और यूट्यूब में उन्हें जनता ने हाथों हाथ लिया। क्या उनसे सरकार इतनी खौफ में आ गई है कि इतना बड़ा फैसले लेने की तैयारी में है? दोस्तों आज तक की ये खबर साफ तौर पर बताती है कि डीप फेक पर लगाम लगाने की तैयारी में आने वाले सत्र में डिजिटल इंडिया बिल पेश सरकार कर सकती है, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों डीप फेक वाकई में एक डर है और इस तरह का बिल अगर पेश किया जाता है तो इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद इस खबर के नीचे देखिए क्या लिखा है। यूट्यूब समेत विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों पर वीडियो को रेगुलेट करने के लिए भी आगामी संसद सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। तो यूट्यूबर्स पर या यूट्यूब को रेगुलेट करने का क्या मतलब है? हालांकि ये बिल कैसा होगा, इस बिल का प्रारूप क्या होगा, ये इस संसद सत्र में पेश होगा या इसके अगला जो संसद सत्र होना है, क्योंकि ये जो सत्र है दोस्तों ये काफी हेक्टिक रहने वाला है। इसमें राष्ट्रपति का संयुक्त अभिभाषण होना है। दोनों सदनों में संयुक्त अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, उसके बाद तमाम सांसदों का शपथ ग्रहण होता है, उसके बाद स्पीकर का चुनाव होता है। तो हो सकता है कि इस सत्र में ना सही लेकिन अगले सत्र में पेश किया जाए। अब अगला सत्र भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मानसून सत्र जो है वो 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चल सकता है। 22 जुलाई से हो सकता है कि शुरू हो जाए। तो 22 जुलाई तो अगले महीने ही है। तो अगले महीने की अंतिम दौर में जब अगला सत्र आएगा तो हो सकता है कि उस सत्र में YouTube को रेगुलेट करने के लिए कोई बिल सरकार लाए, और अगर नहीं भी ला रही तो कम से कम विचार तो कर रही है। और हाल के दिनों में ऐसे कई बयान, ऐसे कई संकेत गाहे बगाहे इशारों में सरकार की तरफ से मिले हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि आने वाला जो वक्त है हम यूट्यूबर्स के लिए कितना मुश्किल कितना आसान रहने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों इस सरकार के दौरान पिछले 10 साल में वैसे भी पत्रकारिता के लिए या आजाद पत्रकारिता के लिए, सच्ची पत्रकारिता के लिए बहुत उपजाऊ जमीन देश में बची नहीं है। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं आप जैसे दर्शकों का जिन्होंने हमें लगातार न केवल देखा बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म को हर दिन बड़ा किया, सपोर्ट किया। लेकिन यूट्यूबर्स की असली ताकत दोस्तों इस चुनाव में दिखी थी और उसका जीता जागता प्रमाण है रिजल्ट्स। पूरा गोदी मीडिया एग्जिट पोल से पहले और एग्जिट पोल के दौरान और एग्जिट पोल के बाद सिरे से खारिज कर रहा था यूट्यूबर्स के उस दावे का कि बीजेपी बहुमत से दूर हो जाएगी। दोस्तों जिस वक्त अमेठी में वोट पड़ा था, अमेठी में वोट पड़ने के अगले दिन मैंने आपको यह बता दिया था कि अमेठी में स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं। मैंने नहीं, बहुत से यूट्यूब पत्रकारों ने बता दिया था, बाकायदा यूट्यूब पत्रकारों ने यह बता दिया था कि स्मृति ईरानी चुनाव 1.5 लाख वोटों से हारी। मैंने भी आपको बताया था कि 1 लाख से ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी चुनाव हारती दिख रही हैं और एग्जैक्टली वही हुआ। मेरे जैसे कई यूट्यूब पत्रकार लगातार उत्तर प्रदेश में बात कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी कोई बहुत जबरदस्त कमाल कर सकती है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जमीन हिल रही है। बहुत से ऐसे यूट्यूब पत्रकार हैं, खास तौर पर शीतल पी सिंह जैसे, मैं नाम लेना चाहती हूं उनका क्योंकि वो उन पहले चेहरों में से है जिन्होंने बकायदा सीट वाइज बताया था कि इस सीट में समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है और समाजवादी पार्टी की लहर है। और देखिए एग्जैक्टली वही हुआ। न केवल समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को 33 सीटों में एक तरह से सिमट पर रहने पर मजबूर कर दिया, बल्कि कांग्रेस ने भी कितने दशकों बाद इतना बेहतरीन परफॉर्म किया उत्तर प्रदेश में। अमेठी जो उसकी 2019 से गई हुई सीट थी, अमेठी जिसको लेकर एक तरह से
केक वॉक दे दिया था गोदी मीडिया ने कि अरे अमेठी में केएल शर्मा कहाँ जीत सकते हैं स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी हार गई, और ये बात हम लगातार आपको बता रहे थे। यूट्यूब के पत्रकार आपको बता रहे थे कि मोदी जी के जो लगातार इंटरव्यूज चल रहे हैं, 72 इंटरव्यू, 80 इंटरव्यू, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, इतने सारे इंटरव्यूज मोदी जी ने गोदी मीडिया को दिए, लेकिन एक इंटरव्यू से कोई एक खबर निकली। उन इंटरव्यूज में या तो एंकर्स का मजाक उड़ा या मोदी जी के बयानों का लगातार मजाक उड़ा, और आज तक उठ रहा है। उन इंटरव्यूज में से एक में मोदी जी ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल और अविनाशी कहा था, आज तक मोदी जी का उस पर मजाक उड़ रहा है। दोस्तों, गोदी मीडिया ने न केवल दर्शकों को भ्रमित किया बल्कि सरकार को भी भ्रमित किया। गोदी मीडिया 300 पार के नारे लगाती रही, एग्जिट पोल तक झूठ बोलती रही, और अंत में नतीजा क्या निकला? दोस्तों, इसके अलावा पूरे के पूरे चुनाव में गोदी मीडिया ने विपक्ष का टोटल बॉयकॉट किया। टोटल बॉयकॉट, पूरा चुनाव। मैंने तो इस चुनाव को इतने करीब से देखा है ना। मोदी जी की एक एक रैली मुझे सुननी होती थी, क्योंकि मुझे मोदी जी की रैली को सुनकर आपको हर रोज उनके भाषण से 2-3 खबरें, 2-3 वीडियोस में आपको सामने रखती थी। मोदी जी की रैली में उनके भाषण का विश्लेषण करती थी, और वो आप लोग पसंद ही करते थे। इस वजह से मैंने इस चुनाव को बहुत करीब से देखा। राहुल गांधी की भी रैलियां मैंने देखी, मैंने प्रियंका गांधी की रैलियां देखी, मैंने अखिलेश यादव की रैलियां देखी। लेकिन जिस तरह से यूट्यूबर्स ने विपक्ष को स्पेस दी, जो कि होना चाहिए, हमने अगर मोदी जी की रैली दिखाई तो राहुल गांधी की रैली भी दिखाई, अखिलेश यादव की रैली भी दिखाई, प्रियंका गांधी की रैली दिखाई, लेकिन टोटल बॉयकॉट किया गोदी मीडिया ने विपक्ष का। उसके बावजूद भी विपक्ष ने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया। आप सोचिए, ये एक तरह से गोदी मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया के होने पर सवाल खड़ा करता है कि इतने भारी भरकम चैनल चल रहे हैं, इतने भारी भरकम खर्चों के साथ और इस एजेंडे के साथ, लेकिन वो एजेंडा जनता नकार रही है। उस एजेंडे को जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता ने साफ किया कि हमको नॉन बायोलॉजिकल पीएम नहीं चाहिए, हमको एक इंसान प्रधानमंत्री चाहिए, जो कोई बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हो, जो खुद को अविनाशी ना कहे, जिसमें अहंकार ना हो। और उसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश है दोस्तों, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है। कितना बड़ा मैंडेट। और पश्चिम बंगाल को लेकर भी लगातार मैं आपसे कह रही थी दोस्तों कि बीजेपी 2019 की अपनी टैली अगर बचा ले ना तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और हुआ क्या, वो 2019 की अपनी टैली से पीछे चली गई। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि गोदी मीडिया ने तो अपनी विश्वसनीयता खो ही दी थी, लेकिन यूट्यूबर्स की जो ताकत उभर कर आई है, आप ध्रुव राठी को देखिए। पूरे चुनाव के दौरान हर चरण के मतदान से पहले, एक रात पहले ध्रुव राठी का वीडियो आता था। मोदी जी को सबसे पहले मुंह पर तानाशाह और डरा हुआ तानाशाह, डिक्टेटर, डरा हुआ डिक्टेटर, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसने किया? ध्रुव राठी। दोस्तों, रवीश कुमार तो जीता जाता प्रमाण है, केस स्टडी है। इतने कम वक्त में रवीश कुमार जैसे एक पत्रकार की यूट्यूब में ऐसी बुलंदी वाले व्यूअरशिप आ सकती है। आप सोचिए, मतलब यूट्यूब के, भारत के यूट्यूब के इतिहास में एक साल के अंदर शायद ही कोई यूट्यूबर हुआ हो जिसके 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो। न्यूज के अंदर तो बहुत मुश्किल होगा, लाइफस्टाइल में हो सकते हैं, रोस्टिंग में हो सकते हैं, लेकिन न्यूज के अंदर एक साल के अंदर 1 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर। और रवीश कुमार के मिलके जितने व्यूज है ना, मिलाकर उतने गोदी मीडिया के चैनलों के भी नहीं होंगे। हर वीडियो अब 1 मिलियन 2 मिलियन तो रवीश कुमार के लिए मजाक है। और रवीश कुमार जैसे कितने सारे यूट्यूबर्स हैं। आप सोचिए, ये उनकी ताकत है कि दर्शक उन्हें देख रहा है तभी उतने व्यूज आ रहे हैं ना केवल देख रहा है बल्कि सोशल मीडिया में लगातार उनको शेयरिंग मिल रही है। हर दिन ध्रुव राठी सोशल मीडिया में ट्रेंड करते हैं। ध्रुव राठी को किसने पसंद किया? फर्स्ट टाइम वोटर ने पसंद किया। ध्रुव राठी ने किसकी पोल खोली? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पोल खोली, गोदी मीडिया की पोल खोली, सरकार के नैरेटिव की पोल खोली। इससे नुकसान किसको हुआ? इससे नुकसान हर लिहाज से ब्रांड मोदी को हुआ है दोस्तों। मोदी जी तीसरी बार पीएम बन गए, एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन जो मोदी मैजिक और मोदी ब्रांड मोदी की जो पूरा का पूरा आभामंडल था, जो गुब्बारा था, वो फट चुका है, फूट चुका है, उसके परखच्चे उड़ चुके हैं। और दोस्तों, इन सब में यूट्यूबर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इसके लिए हर लिहाज से दोस्तों हमारी मेहनत तो जो है सो है, लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट है वो हर लिहाज से, मतलब मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। हम अगर आजाद पत्रकारिता को बचाने के लिए अपने लेवल पर संघर्ष कर रहे हैं ना, तो देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए आप अपने लेवल पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारे जैसे लोगों को देखकर, हमारे जैसे लोगों को सुनने के लिए भी आज लोग हैं देश में। ये बताता है कि देश में आजाद आवाजें लोग आज भी पसंद करते हैं। और शायद यही बात परेशान कर रही है सरकार को इस लेवल पर कि अब इस तरह की खबरें आ रही है कि यूट्यूब को रेगुलेट किया जाएगा। अगर रेगुलेट किया जाएगा तो किस तरह से किया जाएगा? वो कौन से नियम कायदे होंगे जो यूट्यूबर्स पर रखे जाएंगे? और फिर नियम कायदे रखे जाएंगे तो वो डिसाइड कौन करेगा? हालांकि
पहले से लेकर अब तक संसद के अंदर हालात बहुत बदल गए हैं, विपक्ष बहुत मजबूत है और जाहिर तौर पर कोई भी बिल पास कराना इतना आसान नहीं होगा सरकार के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये खबर अपने आप में किस ओर संकेत दे रही है दोस्तों, आने वाला वक्त यूट्यूबर्स के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है, पहले ही बहुत मुश्किल है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके दोस्तों थैंक्स और ज्वाइन का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ फंडिंग नहीं होती, ना ही किसी सरकारी एड से चैनल चलता है, केवल आपके व्यूज से ही चलता है, आपकी मदद से ही चलता है।